नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में कुछ जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर का एक टॉपिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आज हम लोग इसी चैप्टर का अगला टॉपिक स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। जब हम लोग फार्मेसी एक्ट स्टडी कर रहे थे उस समय ये बताया गया कि फार्मेसी एक्ट का दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो गोल्स हैं, दो एम्स हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग इन फार्मेसी प्रोफेशन। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, इसके लिए फार्मेसी एक्ट 1948 में एक प्रोविज़न दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक काउंसिल को कंस्टिट्यूट करेंगे और उसका नाम होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है, इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फार्मेसी एक्ट में एक प्रोविज़न दी गई कि हर स्टेट गवर्नमेंट एक फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करेंगी और उस फार्मेसी काउंसिल का नाम होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और इस स्टेट फार्मेसी काउंसिल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग इन फार्मेसी प्रोफेशन। तो आज का जो ये टॉपिक है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल किस तरह से पर्सन्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे ताकि लिमिटेड पर्सन्स, क्वालिफाइड पर्सन्स, स्किल्ड पर्सन्स, ट्रेंड पर्सन्स ही फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर पाएँ। लेकिन ये किस तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगी, उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, इनकी कंपोजिशन क्या है, मीन्स इनके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स किस तरह से फार्मेसी काउंसिल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कुछ समझने की, कुछ जानने की कोशिश करें। जब हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में या स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नाम लेते हैं, नाम से ही पता ये चल रहा है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट की जाएंगी। अब ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं, हर स्टेट के अंदर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगी। ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ये इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि अपने स्टेट में वो इनमें से किस स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करेंगे। ये जो 3 स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं, वो है सबसे पहला स्टेट, जो पहला नाम है उसको हम लोग सिंपल नाम देंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जो दूसरा है उसका हम नाम देंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और जो तीसरा है वो हमारा है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट सर्विंग नीड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ अदर स्टेट्स।
अब इन तीनों को जानते हैं क्या है? बहुत ही सिंपल। यदि हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्टेट है और उस स्टेट के अंदर एक फार्मेसी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया, तब हम उसे कहेंगे इट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सपोज करें कि दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में मिलकर किसी एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर रही हैं, तब हम कहेंगे इट इज जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगी, ये उन दो या तीन में जितने भी पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट हैं उन स्टेट्स के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करेंगी, उनको रेगुलेट करेंगी। और जो तीसरा कैटेगरी है वो हमारा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल्सो सर्विंग नीड ऑफ अदर स्टेट्स और स्टेट रिगार्डिंग फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कि किसी एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और कोई दूसरा स्टेट है उनके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं है। अब ये फार्मेसी एक्ट ने मैंडेटरी कर दी, मस्ट कर दी कि स्टेट के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। अब कोई एक स्टेट है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने यहाँ स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर सके, तब वो किसी दूसरे स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये ऑर्डर दें, ये इंस्ट्रक्शन दें कि वो हमारे स्टेट में भी फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करें। तब इस कैटेगरी की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगी वो थर्ड कैटेगरी हो गई और उसको नाम दिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल सर्विंग नीड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन अदर स्टेट और अदर स्टेट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल कितने तरह की होती हैं, और वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। वो हमारा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट सर्विंग नीड ऑफ अदर स्टेट्स। अब हम लोग आते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के मेंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसा हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ये स्टडी किया कि पीसीआई के जो मेंबर्स हैं वो 4 कैटेगरी के हैं, और वो कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक इसी तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी जो मेंबर्स होंगे उनको हम लोग 3 कैटेगरी या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और वो कैटेगरी हमारा है वो कैटेगरी हमारा है इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर हैं, कौन कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और कौन कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं? 3 मेंबर हो गए, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मालूम है कि हम किसे इलेक्टेड मेंबर्स कहते हैं, किसे हम नॉमिनेटेड मेंबर्स कहते हैं और किसे हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहते हैं। तो इनके डिटेल में जाने से के बाद नहीं जाएंगे, और हम लोग सीधा आते हैं कि कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यदि सपोज करें, अभी हम लोग सिर्फ किसका डिस्कशन कर रहे हैं? स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। जो अलग डिफरेंट 2 टाइप्स हैं, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल सर्विंग टू अदर स्टेट, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ किसके बारे में कर रहे हैं? फर्स्ट टाइप, दैट इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं
वो इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से होंगे कि उस स्टेट के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स होंगे वो सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स अपने आप में से किसी 6 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और वो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे दे विल बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स ऑफ स्टेट elect 6 person among themselves। मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन को हम इलेक्ट कर रहे हैं ही इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और दे शुड ऑल्सो बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जो दूसरा कैटेगरी है इलेक्टेड मेंबर्स का वो आएंगे फ्रॉम द स्टेट मेडिकल काउंसिल। पीसीआई में कहाँ से आ रहे थे? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और यहाँ पे ये मेंबर कहाँ से आएंगे? तो फ्रॉम स्टेट मेडिकल काउंसिल। मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी मेंबर्स आपस में मिलकर किसी एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे और जो पर्सन इलेक्ट होगा वो पर्सन स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उस मेंबर के पास दोनों जगह की मेंबरशिप होगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की भी और स्टेट मेडिकल काउंसिल की भी। तो ये हो गई हमारी दैट दीज आर द इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो दूसरा हमारा है दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स। कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से हैं? वहाँ हम लोगों ने क्या स्टडी किया था पीसीआई में कि सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करती हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगी और ये जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे उसके लिए मस्ट है कि दे शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और दे शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। समझ गए होंगे कि जो भी मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं उनके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट आ गया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या स्टडी किया था पीसीआई में? याद करें कि वहाँ पे 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। एक मेंबर हमारे जो डॉक्टर प्रोफेशंस है उनका हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, फार्मेसी प्रोफेशन का पूरे इंडिया का हेड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड लास्ट वन क्या था हमारा कि जो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है उसके डायरेक्टर। अब वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होंगी लेकिन ये होंगे हमारे स्टेट लेवल पे। तो पहला हो गया कि जो स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स का जो हेड बॉडी है, जो हेड एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उन्हें हम कहते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। मीन्स कि स्टेट का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हैं ही विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक उसी तरह से कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मेसी के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और उनके अंदर जो उस स्टेट के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स के, सभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो हेड होंगे उनको हम लोग कहते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट या दूसरा नाम देंगे स्टेट ड्रग कंट्रोलर। तो जो पर्सन ड्रग कंट्रोल का ऑफिसर इंचार्ज है वो पर्सन भी इस स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर होगा। पहला मेंबर कौन सा हो गया? दैट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। दूसरा हो गया स्टेट ड्रग कंट्रोलर और जो तीसरा है वो हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट
एक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करती है और उस लेबोरेटरी का नाम है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक उसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में एक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करेंगे। उस एनालिटिकल लेबोरेटरी के अंदर जो पर्सन अपॉइंट होंगे उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो उस स्टेट लेबोरेटरी का जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा ही विल बी आल्सो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यदि सपोज करें कि किसी एक स्टेट में उस लेबोरेटरी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट एनालिस्ट है, तो उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होंगे ही विल बी मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स of state elect 6 persons among themselves and elected member should be a registered pharmacist। दूसरा हो गया कि मेडिकल काउंसिल, मेंबर्स ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल से elect 1 person and that person will become member of the state pharmacy council। और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स और पर्सन्स हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और लास्ट हो गया हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर, दे आर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट इन स्टेट। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फार्मेसी एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं कि उन कंडीशंस को स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स को फॉलो करना होगा। जो कंडीशंस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोगों ने स्टडी किया, वही ऑलमोस्ट वही कंडीशंस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो चलिए हम लोग उन कंडीशंस को फिर से रिवाइज करते हैं और उसको हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक आर द कंडीशंस टू बी ऑब्जर्व्ड by members of the state pharmacy council। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स से, ये मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होते हैं फॉर द 5 years। मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करता है। चलिए यहाँ पे इस स्लाइड में जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है। उन कंडीशंस को पढ़ने से पहले ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम लोग ये भी जान लें कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस कॉमन है तीन फार्मेसी काउंसिल के लिए। अब जब हम जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये बताया गया कि इसमें भी 3 तरह के मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स। तो जैसे 2 स्टेट हैं तो दोनों स्टेट, या 3 है तो 3 स्टेट, मीन्स जितने भी स्टेट मिलकर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ये लोग 3 से 5, 3 to
5 मीन्स वहाँ के जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, उन स्टेट्स के जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वो 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इलेक्ट करेंगे। हर एक स्टेट के जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होगा उनके मेंबर्स अपने अपने यहाँ से एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो मेंबर इलेक्ट होंगे उनके पास स्टेट मेडिकल काउंसिल की भी मेंबरशिप होनी चाहिए। बात समझ गए होंगे, मैं जब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या हो गया कि ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स इलेक्ट या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स इलेक्ट 3 to 5 registered pharmacists. Each state medical council of participating state elect one members among themselves. तो ये हो गए हमारे elected members। अब आते हैं nominated members। तो each state government nominate 2 to 4 members, 2 से 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि इनके पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा हो या वो पर्सन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। और लास्ट पॉइंट आ गया हमारा, दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ईच स्टेट मीन्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट, इसको हम लोग शॉर्ट में CMO भी कहते हैं, मीन्स CMO ऑफ ईच स्टेट विल बी मेंबर ऑफ दिस जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सिमिलरली स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफ ईच स्टेट, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट will be member of this joint state pharmacy council। और लास्ट पॉइंट हो गया कि गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट विल बी मेंबर ऑफ दिस जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। समझ गए होंगे, वही सारी पॉइंट्स हैं। वहाँ पर सिर्फ पॉइंट क्या था कि उस स्टेट का मेंबर होगा। यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों स्टेट मिल करके मेंबर्स को इलेक्ट, नॉमिनेट या उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। अब आगे बारी सबसे लास्ट पॉइंट कि दैट इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल सर्विंग नीड ऑफ 2 or more स्टेट्स। एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो किसी दूसरे स्टेट्स के फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तब वहाँ पे कितने मेंबर्स और किस तरह के मेंबर्स होंगे। सबसे पहला हो गया कि जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे उनका नंबर उतना ही होगा जितना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में बताया गया, लेकिन यहाँ पे उनके नंबर्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो जो नंबर इंक्रीज होगा नॉट मोर देन 2। फिर यहाँ पर नॉमिनेशन का भी है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को नॉमिनेट करेंगे या जिस पर्सन के पास फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा है उनको नॉमिनेट करेंगे। यदि उनके स्टेट में फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा होल्डर नहीं है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तब उस कंडीशन में वो वैसे मेंबर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं जो पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में इंगेज्ड है। तो ये हो गए हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब हम लोग आते हैं अपने उन कंडीशंस पे कि कंडीशंस मतलब क्या हो गया। पहले हम लोग जानेंगे कि ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जो थर्ड कैटेगरी है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ वन स्टेट सर्विंग नीड ऑफ अदर स्टेट। यहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। वो डिस्प्यूट होगा कि सपोज करें
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई कंप्लेन आ गई, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करनी होती हैं और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल समझा जाएगा। अब जब हम सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के फार्मेसी काउंसिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि किस स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉलो करेंगी। यदि सभी के ऑर्डर को फॉलो करेंगी तो उस कंडीशन में स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि वो किसके ऑर्डर को ओबे करें और किसके ऑर्डर को ओबे नहीं करें। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स पहले ही डिसाइड कर लेंगी कि कौन सा गवर्नमेंट यहाँ पे फंक्शन करेगा एज ए स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि किसके ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट ओबे करेंगी, फॉलो करेंगी। मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉलो करेंगी और ओबे करेंगी। दूसरा पॉइंट कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को चलाने के लिए कुछ फाइनेंस की आवश्यकता होगी, कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। तो वो पैसा किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा ये भी पहले डिसाइड कर ली जाएगी, या वो ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कितने एक्सपेंडिचर को शेयर करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी एज अ स्टेट गवर्नमेंट या एज ए गवर्नमेंट फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड ये भी डिसाइड होगा शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू बी इन्वेस्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग आते हैं उन कंडीशंस पे जिस कंडीशंस को हर एक मेंबर्स को फॉलो करना होगा। वो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या तीसरे नंबर का स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो। जितने भी मेंबर्स आएंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो सारे मेंबर्स आपस में मिलकर एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। जो मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं उनकी मेंबरशिप 5 इयर्स 5 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी और 5 साल के बाद उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। मीन्स कि हर 5 साल के बाद एक नए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हो गया? तीसरा पॉइंट कि जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे उनकी इलेक्शन भी 5 इयर्स के लिए होंगी, कि जब तक वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल फंक्शनिंग में है तब तक ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं। जिस दिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल डिसॉल्व हो गई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, तो इनके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनकी डेजिग्नेशन भी खत्म हो जाएगी। ये सभी मेंबर्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इनके सभी मेंबर्स आपस में मिलकर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को कंस्टिट्यूट करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या फंक्शन था। एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव कमेटी हम किसे कहते हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोगों ने ये जान लिया था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती हैं ताकि
उस काउंसिल के डे टू डे फंक्शंस को मॉनिटर किया जा सके। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, ठीक उसी तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा। मीन्स कि जो इसके मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और वो मेंबर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 5 अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये सभी लोग मिल करके एक कमेटी को बनाएंगे, एक कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे जिसे हम कहेंगे इट इज़ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब सपोज करें कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट हो रहा है, पहली बार स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर रही हैं। इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। यदि ये नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर नहीं है तब ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एडिशनल मेंबर हो जाएंगे। ये प्रोविज़न फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं था, लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर ये प्रोविज़न दी गई है कि जब भी पहली बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट होगी तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेगा। और यदि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर नहीं है तो वो इस काउंसिल के एडिशनल मेंबर बन जाएंगे। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे आते हैं, दैट इज कैजुअल वैकेंसीज। जैसा हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में स्टडी किया था कि जो कैजुअल वैकेंसीज क्रिएट हो सकती हैं और वो कैजुअल वैकेंसीज को हम फिल भी करेंगे फॉर द रेजिडुअल पीरियड। जस्ट रिमाइंड कीजिए, रिकैप करें कि वो कैजुअल वैकेंसी कैसे होती थी। रेजिग्नेशन के द्वारा, कोई मेंबर 3 कंसेक्यूटिव या रेगुलर मीटिंग में एब्सेंट रह रहा है, कोई मेंबर जिनकी मेंबरशिप ओरिजिनल काउंसिल से कैंसिल कर दी गई, सीज कर दी गई, या जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर सीज कर लिया गया। तो ये जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप वहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर खत्म मानी जाती थी। ठीक उसी तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी कैजुअल वैकेंसीज जनरेट होंगी और हम लोग उसको रिवाइज करते हैं रिगार्डिंग द स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स। तो वो हमारी जो प्रोविजंस थी, पहला क्या था कि कोई भी मेंबर इन राइटिंग प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर ऑफर कर सकता है, प्रेसिडेंट उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कैंसिल हो जाएंगी। यदि कोई मेंबर कंटिन्यूअस 3 मीटिंग्स को, कंसेक्यूटिव 3 मीटिंग्स या कंटिन्यूअस 3 मीटिंग ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एब्सेंट होते हैं, तब प्रेसिडेंट उनसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। यदि उनकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी है तो उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा, और
यदि उनकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उस कंडीशन में उनकी मेंबरशिप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से खत्म हो जाएगी। यदि यहाँ पे कुछ मेंबर्स या एक मेंबर ऐसा था जो इलेक्ट हो रहा था स्टेट मेडिकल काउंसिल से, यदि उनकी मेंबरशिप स्टेट मेडिकल काउंसिल में खत्म हो गई तो ये समझा जाएगा कि उनकी मेंबरशिप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी खत्म हो गई। कुछ मेंबर्स इसलिए इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। यदि सपोज करें कि किसी पर्सन की रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा कैंसिल कर दी गई है, तब उस पर्सन का मेंबरशिप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी खत्म हो जाएंगी। और इस तरह से वैकेंसीज क्रिएट होंगी, वैकेंसीज जनरेट होंगी। जो भी पोस्ट वैकेंट हो रहा है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स का हो या वो इलेक्टेड मेंबर्स का हो, उन पोस्ट को या उन वैकेंसीज को दोबारा से स्टेट फार्मेसी काउंसिल फिल करेंगी बाय द फ्रेश नॉमिनेशन और फ्रेश इलेक्शन। जो ये फ्रेशली नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो रेजिड्यूअल पीरियड के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आफ्टर 3 इयर्स किसी एक मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई तो उसके जगह पे जो पर्सन आएंगे वो अगले 2 साल तक ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। उनकी मेंबरशिप 5 इयर्स के लिए नहीं होंगी, सिर्फ रेजिड्यूअल पीरियड के लिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि किसी एक मेंबर की मेंबरशिप 1 साल के बाद सीज कर ली गई और उसके जगह कोई दूसरा मेंबर फ्रेशली नॉमिनेटेड या इलेक्टेड आएंगे तो वो रेस्ट पीरियड 4 इयर्स के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर की जो मेंबरशिप है या जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी किस तरह से क्रिएट हो रही हैं या मेंबरशिप किस तरह से सीज हो रही हैं। अब हम लोग जानते हैं रिगार्डिंग स्टाफ। वहाँ पे रिकॉल करें कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करता था और वो सेक्रेटरी एज ए रजिस्ट्रार एंड एज ए ट्रेजरर भी वर्क करते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक सेक्रेटरी को, कुछ अदर ऑफिसर्स को और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। जो सेक्रेटरी होंगे वो रजिस्ट्रार और ट्रेजरर की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट आती हैं और वो एडिशनल पॉइंट ये है कि सपोज करें कि कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट हो रहा है, उस समय सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रॉपर तरीके से फंक्शंस करने लगेगा तब स्टेट गवर्नमेंट अपने सेक्रेटरी को वापस बुलाएंगे और उसके जगह स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपनी तरफ से अपना सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार या ट्रेजरर को अपॉइंट करेगा। लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो कुछ भी अपॉइंट करेंगे विथ ड्यू परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को अथॉरिटी है कि वो इनके रिम्यूनरेशन को, इनके सैलरी को
सर्विस ड्यूरेशन को, सर्विस कंडीशंस को, वर्किंग आवर्स को फिक्स कर सकती हैं। और सबसे लास्ट में कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होंगी वो अपना मीटिंग अरेंज करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी अपनी मीटिंग अरेंज करेंगे। ये दोनों बॉडी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो भी मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाएंगे, मीन्स एक डिटेल बनाएंगे कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड किया गया, और उसकी एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे और एक कॉपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास रेवेन्यू जनरेशन होती हैं, मीन्स कि जब कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब वो पर्सन कुछ रजिस्ट्रेशन फीस स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास सबमिट या डिपॉजिट करता है, और इस तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल की अपनी अर्निंग होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी उनकी अर्निंग हुई है उसका 25%, उस अर्निंग का 1/4 पार्ट वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को देंगे। और ये जो पेमेंट है वो हमारे जून के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो पेमेंट करेंगी, जो 25% ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करेंगे, वो बिफोर एंड ऑफ जून ऑफ ईच कैलेंडर ईयर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया, ये जाना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती हैं और ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम किस तरह से कंस्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, मैंने आपके लिए रखा है क्योंकि अब आप फार्मासिस्ट बनने के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिंबल्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे RX है तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यहाँ पे आप जो सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल हमारे फार्मेसी प्रोफेशंस का है, या जो आप ये यहाँ पे सिग्नेचर दे रही हैं ये दिस इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फार्मासिस्ट। हम जो पर्सन ये यहाँ पे जो सिंबल है इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है फार्मासिस्ट, तो हम फील करेंगे कि आई एम ए प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट। हम क्यों प्राउड कर रहे हैं कि हम फार्मासिस्ट हैं? क्योंकि फार्मासिस्ट ही है जो ड्रग को हैंडल करते हैं, ड्रग का रियल ऑनर है, और रियल ऑनर ही नहीं है वो लीगल ऑनर भी है। मींस जो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है बाय द एफर्ट ऑफ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट ने उन ड्रग्स को बनाया, डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया और डॉक्टर्स तक पहुंचाया। तो फार्मासिस्ट आर द लीगल लॉर्ड ऑफ मेडिसिन्स, और इसलिए हम फील करेंगे आई एम प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट हु आर I am protecting interest या public health of our citizen। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी समझाया गया आपको सारी पॉइंट क्लियर हो गई होंगी, सारी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट, यदि कोई डाउट्स नहीं है फिर भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, और जो आपके बाद जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे
उनको मैं और थोड़ा बेटर क्वालिटी का लेक्चर डिलीवर कर सकूं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना कमेंट ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज़रूर दें फीडबैक। पॉजिटिव इफेक्ट आपका फीडबैक से हमें एनकरेजमेंट मिलेगी, नेगेटिव फीडबैक से हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। Thank you very much for viewing this video and staying with me for such long duration. Thanks a lot.